हाय रुवान, वेलकम बैक। चलिए आज का करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। सो वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन क्रेडिट रूल। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यूज की है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पे। ये जो कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं इस गाइडलाइंस के। जैसे की प्रोविजंस क्या रहेंगे? फोकस रहेगा किस पे? प्लांटेशन पे। जो भी फॉरेस्ट है जो डिग्रेड हो चुके हैं वहाँ पे प्लांटेशन करना है। एंड इट विल बी अंडर जीसीपी ऑन देयर इको रिस्टोरेशन। नंबर ऑफ ट्रीज जिनको प्लांट किया जाएगा वो डिपेंड करते हैं साइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे, एंड साइट की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से वो वेरी करेंगे। एक्टिविटीज़ जो भी होंगी इको रिस्टोरेशन से, तो उनको हमें सिर्फ जो ट्रीज़ का प्लांटेशन है वहाँ से ही उनको लिमिट नहीं करना है। इसमें कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी होंगी, जैसे कि श्रब्स का प्लांटेशन, हर्ब्स का प्लांटेशन, ग्रासेस का, सॉइल एंड मॉइस्चर का कंजर्वेशन वर्क, टेरेसिंग, रेन्स वाटर हार्वेस्टिंग एट्सेट्रा। प्रीफरेंस दिया जाएगा इंडिजिनस स्पेशीज़ को। इसका अगर हम कोस्ट की बात करें, कोस्ट एस्टिमेट मे बी टाइटल एज इको रिस्टोरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। आईसीएफआरई इंस्ट्रक्ट करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि कैसे कंडक्ट करना है ट्री प्लांटेशन को विद इन 2 years। ग्रीन क्रेडिट के बारे में अगर हम जानें तो ये एक सिंगल यूनिट है, एक इंसेंटिव की, जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डिलीवर करना इन्वायरमेंट पे, and they can be traded on a dedicated exchange similar to carbon credits। ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट में अगर हम डिफरेंस देखिए तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑपरेटिंग द अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके अंडर ऑपरेट कर रहा है? ये ऑपरेट कर रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। कार्बन क्रेडिट ऑपरेट कर रहा है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जो है वो अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का। बेनिफिट्स यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट में किसको जाएंगे? इंडिविजुअल्स को जाएंगे, कम्युनिटीज़ को जाएंगे। कार्बन क्रेडिट में जो बेनिफिट है वो जाएगा प्राइमरीली इंडस्ट्रीज़ को एंड कॉरपोरेशंस को। ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज़ में क्वालिफाई फॉर कार्बन क्रेडिट्स, जिससे कि को बेनिफिट्स होगा, जिससे कार्बन एमिशंस रिडक्शन में, बट नॉट वाइस वर्सा। अगर हम बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, तो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए। इसमें क्या करेंगे, जो एक्टिविटीज़ है उनको उनके बेसिस पे इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस को। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है इसको क्या करेंगे? इंसेंटिव देंगे। एम क्या है? एम रहेगा कि हमें अलाइन करना है विद लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव, एनकरेज इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड अदर एंटिटीज टू मीट देयर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और द ऑब्लिगेशंस वॉलंटरी। एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी? जैसे कि ट्री प्लांटेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है MOEFCC। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटर मिनिस्टेरियल स्टीयरिंग कमेटी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन सर्व करता है एज द GCP एडमिनिस्ट्रेटर फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और ग्रीन क्रेडिट्स के अगर इशू करने की बात है तो वो कौन एस्टेब्लिश करता है? ICFRE। दूसरे कार्बन मार्केट्स एंड कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को अगर हम देखें इंडिया में, तो कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग स्कीम 2023 की इसको अमेंडमेंट्स करके इंट्रोड्यूस किया गया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 में एस्टेब्लिश करता है इंडियन कार्बन मार्केट अंडर 2 मैकेनिज्म, जैसे कि कंप्लाइंस मैकेनिज्म एंड ऑफसेट मैकेनिज्म। तो कंप्लाइन मैकेनिज्म में क्या होता है? मैंडेटरी प्रोग्राम आ जाता है एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट सेट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन
इंटेंसिटी टारगेट्स को इनिशियली इसमें नो सेक्टर्स को इंक्लूड्स किया गया था, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, पल्प एंड पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, रिफाइनरी एट्सेट्रा। ऑफसेट मैकेनिज्म में अगर हम देखें, वॉलंटरी बेस्ड वॉलंटरी प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म है फॉर एंटिटीज नॉट कवर्ड अंडर कंप्लायंस मैकेनिज्म। अदर इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, मैंडेट्स करता है लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस देयर स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। इंडस्ट्रीज जो एक्सीड्स करती है अपने टारगेट्स को अर्न करती है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, which can be traded with those who fall short. Transition होगा gradually to the compliance mechanisms under CCTS। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम की बात करें तो ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट्स करेगा, जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस का जो कंप्लाइंस है उसको फैसिलिटेट करेगा। वैल्यू जो है REC की इज इक्वलेंट टू 1 मेगावाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन वॉशिंग, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इशू की है गाइडलाइंस प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स 2024। ये जो गाइडलाइंस है ये फर्दरेंस में है टू द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022, so they shall be in addition to and not in derogation of other laws। ग्रीन वॉशिंग की बात करिए तो गाइडलाइन डिफाइन करती है इसको एज एनी डिसेप्टिव और मिसलीडिंग प्रैक्टिस जो इंक्लूड्स करता है कंसीलिंग, ओमिटिंग, हाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बाय एग्जैजरेटिंग, मेकिंग वैग, फॉल्स और अनसब्सटेंशिएटेड एनवायरमेंटल क्लेम्स इंक्लूड्स करता है। इसमें मिसलीडिंग वर्ड्स का यूज़ होता है, सिंबल्स का, इमेजरी का। ये पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के पे एम्फेसिस डालता है, जबकि डाउन प्ले करता है, कंसील करता है हार्मफुल एट्रीब्यूट्स को। इस गाइडलाइंस के कुछ की प्रोविजंस है, जैसे कि एप्लीकेबिलिटी, जितने भी इन्वायरमेंटल क्लेम्स है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट्स सेलर, एडवर्टीज़र टू और एन एडवर्टीजिंग एजेंसी और एंडोर्सर whose services availed for the advertisement of such products। substantiation of environmental claim देखें तो जितने भी environmental claims हैं उनको सपोर्ट होना है बाय एक्सेसिबल वेरीफाइबल एविडेंस ऑन इंडिपेंडेंट स्टडीज़ एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स की बात करें, इंश्योर करता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल क्लेम्स हैं इन एड्स और कम्युनिकेशंस फुल्ली डिस्क्लोज्ड है, या तो डायरेक्टली या फिर टेक्नोलॉजी जैसे QR कोड्स या फिर वेब लिंक्स के थ्रू। क्लेम्स को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है वेदर ये रेफर करता है टू द गुड एज अ होल और पार्ट ऑफ इट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग एट्सेट्रा। अवॉइड करता है सेलेक्टिवली प्रेजेंटिंग डेटा टू फेवरेबली हाईलाइट इन्वायरमेंटल क्लेम्स। एस्पिरेशनल और फ्यूचरिस्टिक इन्वायरमेंटल क्लेम्स, इस तरह के जो क्लेम्स हैं मे बी मेड ओनली जब एक क्लियर एंड एक्शनेबल प्लान्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट्स के लिए। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग जनरली एक्सप्लॉइटेड बाय कंपनीज, ग्रीन हशिंग क्या होती है, कंपनीज अंडर रिपोर्ट या और हाइड सस्टेनेबल क्रीडेंशियल्स ताकि स्क्रूटिनिटी को हाइड कर सके। ग्रीन रिंसिंग क्या होता है, जब एक कंपनी रेगुलरली चेंज करता है इसकी ESG का मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस टारगेट्स उनको अचीव करने से पहले। ग्रीन लेबलिंग का मतलब क्या होता है, लेबलिंग ऑफ एन एसेंशियली अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एज ग्रीन और सस्टेनेबल। ग्रीन लाइटिंग, इसमें पर्टिकुलरली एक ग्रीन फीचर की हाईलाइटिंग होती है एक बिजनेस के प्रोडक्ट्स की या फिर एक्टिविटीज़ की, ताकि जो अटेंशन है उसको ड्रॉ किया जाए उसके जो कंपनी इन कुछ ऐसे एक्शंस करती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ग्रीन शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी रिड्यूस करती है क्लाइमेट क्राइसिस को टू कंज्यूमर बिहेवियर और शिफ्ट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, इंडिविजुअल्स को। ग्रीन क्राउडिंग का मतलब जब एक कंपनी हाइड करती है एक ग्रुप के अंदर एंड सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने में बहुत स्लो होती है। पॉलिसीज़ की बात करें, एग्जांपल 20 लार्जेस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स मेंबर है अलायंस के टू एंड प्लास्टिक ग्लोबल अलायंस।
नाउ नेक्स्ट इज अदर इनिशिएटिव जो कि लिए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए ग्रीन वॉशिंग को। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको बिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इको लेबलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, जिसको हम ISO बोलते हैं, 14024 कोलन 1999। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट बाय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जो रेट करता है इंडस्ट्रीज यूनिट्स को फॉर देयर इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। सेबीज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रिक्वायर करती है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को जो रिपोर्ट करते हैं अपनी ESG, जैसे कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रिक्वायर करता है कि जो में एडवर्टीजमेंट है जो कि इन्वायरमेंटल या फिर ग्रीन क्लेम्स बनाती हैं, टू बी स्पेसिफिक, एक्यूरेट, और उसको मिसलीडिंग ना बनाया जाए। ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट, इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। टूल को डेवलप करना है, यहाँ पे हेल्प करना है रेगुलेटर्स को, ग्रीन वॉशिंग को टैकल करना है, और बेसिकली किस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेंट था। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट DAC+S प्लांट मेमोथ ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है आइसलैंड में। थोड़ी सा पढ़ते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या होता है। DAC+S कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। डायरेक्टली कैप्चर करेगा CO2 एटमॉस्फेयर से, और किसी भी लोकेशन में ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा। तो ये क्या करते हैं, जो कार्बन कैप्चर है उससे डिस्टिंक्ट है, विच इज़ जनरली कैरीड आउट एट पॉइंट ऑफ एमिशन। CO2 को फिर परमानेंटली डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में स्टोर किया जा सकता है, या फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। तो CDR की अगर बात करूँ मैं, CDR का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जो कि CO2 को एटमॉस्फेयर से रिमूव करती है और इसको स्टोर करती है जियोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल या फिर ओशन रिजर्वोयर्स में। अकॉर्डिंग टू IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट, CDR नेसेसरी एलिमेंट है जिससे हम नेट ज़ीरो CO2 को और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को अचीव कर सकते हैं। CDR टेक्नोलॉजीज और भी हैं, जैसे कि एफोस्टेशन, रिस्टोरेशन एंड सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, फिक्स करते हैं हम एटमॉस्फेरिक कार्बन को बायोमास में एंड सॉइल्स में। एनहेंस्ड वेदरिंग, माइनिंग करते हैं रॉक्स का, तो जो रॉक्स की जो माइनिंग होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो नेचुरली CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। ओशन बेस्ड CDR, ओशन फर्टिलाइजेशन, जो कि ऐड करता है न्यूट्रिएंट्स अपर लेयर को। ओशन एल्केलिनिटी एनहांसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CO2 एज बाई कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट। कोस्टल ब्लू कार्बन मैनेजमेंट एट्सेट्रा। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसमें बायोमास का यूज़ करते हैं एज एनर्जी फॉर CDR एंड स्टोरिंग बायोजेनिक कार्बन जियोलॉजिकली। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। फैंस क्या करते हैं, एयर को खींचते हैं, उसके बाद फिर फिल्टर होती है एयर, तो यहाँ पे CO2 फ्री एयर को रिलीज़ किया जाता है। फिर ये जो फिल्टर है, फिल्टर को हीट किया जाता है ताकि जो फिल्टर ने CO2 को कैप्चर किया है उसको हीट किया जा सके। आफ्टर दैट जो इसको फिल्टर करके फिर फर्दर जो रिलीज़ कर देते हैं उस एयर को जिसमें CO2 नहीं है, और यहाँ पे जो CO2 है उसको कैप्चर किया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। CO2 टू मीथेनॉल कन्वर्शन, इंडिया का पहला CO2 टू मीथेनॉल पायलट प्लांट जो है वो प्रपोज हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1.4 टन पर डे रहेगी, एंड ये इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP विद सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जो प्लांट है पुणे में
will advance indigenous carbon capture and utilization technology. सो CO2 टू मीथेनॉल कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। CO2 को अगर हमें मीथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या होगा, कैप्चर करना है हमें कार्बन के एमिशंस को। इन्वायरमेंट से पहले उनका जो एमिशंस होता है, एमिशन होता है इन्वायरमेंट में, उससे पहले कैप्चर कर लेना है। और ये हम कैप्चर करते हैं इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, जैसे कि पावर प्लांट्स, या फिर डायरेक्टली एयर से भी होता है। कैप्चर CO2 जो है उसको फिर हाइड्रोजनेट किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं ताकि मीथेनॉल का प्रोडक्शन हो सके। मीथेनॉल क्या है, एक वुड अल्कोहल है। इसको हम लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल भी बोलते हैं। इसको हम हाई ऐश कोल एग्रीकल्चरल रेसिड्यू CO2 से भी बनाते हैं। CO2 जो थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है, और नेचुरल गैस से भी इसको बनाते हैं। सो ये क्या करता है, मीथेनॉल रिप्लेस कर सकता है पेट्रोल को, डीजल को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, एंड रिटेल कुकिंग में। जैसे कि जो LPG है उसको पार्शली रिप्लेस कर सकता है, कैरोसिन एंड वुड चारकोल। इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं इंडिया ने मीथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। सो जैसे नीति आयोग का जो मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है, इसका एम है कि उनको कन्वर्ट करना है कोल रिजर्व्स को, एंड जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको मीथेनॉल में कन्वर्ट करना है। BIS ने नोटिफाई किया है 20% DME, दैट इज डाई मिथाइल ईथर, जो कि एक मीथेनॉल का ही डेरिवेटिव है, जो कि LPG के साथ उसको ब्लेंड किया जा रहा है। नोटिफिकेशन फॉर M15, M85, M100 ब्लेंड्स हैज़ बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के बारे में। तो इसका मतलब होता है इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ का एक ग्रुप है जिसमें CO2 को कैप्चर किया जाता है। कहाँ से कैप्चर किया जाता है, लार्ज एंड स्टेशनरी CO2 से, जो कि एमिटिंग सोर्सेज होती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। इन्वॉल्व क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है उस कैप्चर्ड CO2 का, या तो पाइपलाइन के थ्रू, या थ्रू शिपिंग, रेल, या फिर ट्रक्स के थ्रू, उन साइट्स पे जहाँ पे यूटिलाइजेशन हो डिफरेंट एप्लीकेशंस में। इंजेक्ट किया जाता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, या फिर इसको डिप्लीट कर दिया जाता है ऑयल गैस फील्ड्स में परमानेंट स्टोरेज के लिए, एंड यहाँ पे ट्रैप किया जाता है CO2 को। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। कैप्चर में क्या होता है, कैप्चर करते हैं CO2 को कहाँ से, बायोमास फ्यूल्ड पावर स्टेशन, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, या फिर डायरेक्टली एयर से कैप्चर किया जाता है। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज किया जाता है जब हम स्टोर करते हैं CO2 को परमानेंटली अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने से पहले इसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जो कंप्रेस CO2 है, या तो शिप के थ्रू उसको मूव किया जाता है, ट्रक के या फिर पाइपलाइन के, जहाँ पे उसको कैप्चर किया है वहाँ से उसको जो पॉइंट है यूज़ का या फिर स्टोरेज का, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है। CO2 को हम कैप्चर करते हैं एज अ रिसोर्स और फीड स्टॉक, ताकि जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उनको हम बना सकें। ओके, अब बात करते हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज ने लॉन्च किया है SOP ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए, ताकि जो ट्रांजिशन है उसको ड्राइव कर सके फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर ट्रक्स टू ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब जो हमारे पास कन्वेंशनल जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। GTTP के बारे में पढ़ते हैं। इसको 2023 में अनाउंस किया है। इट इज़ अ की इनिशिएटिव जो कि पंचकर्मा संकल्प योजना के अंडर आता है। 5 मेजर अनाउंसमेंट। इसमें क्या होता है, 30% फाइनल सपोर्ट दिया जाएगा ग्रीन शिपिंग के लिए, ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करने के लिए। सिंगल विंडो पोर्टल है जो फैसिलिटेट्स करेगा, मॉनिटर करेगा रिवर को एंड सी क्रूजेस को। एम क्या है, एम है कि जो कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर है उसको फेज आउट करना है, एंड फेज हार्बर टक्स जो कि ऑपरेट कर रहा है इंडियन मेजर पोर्ट्स में, और उनको ग्रीन टक्स के साथ बेसिकली रिप्लेस करना है।
टग क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लास होता है बोट का जो हेल्प करता है मेगा शिप्स में एंटर करने के लिए या फिर पोर्ट को लीव करने के लिए। एमिशन कितना होता है शिपिंग सेक्टर में? ग्लोबल अगर हम बात करें तो ये 3% जो वर्ल्ड का जो CO2 एमिशंस है वो शिपिंग सेक्टर से ही हो रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मेरीटाइम से जो हो रहा है वो 1% हो रहा है हमारा ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। अदर इनिशिएटिव यहाँ पे देखिए ग्लोबल, जैसे कि रिवाइज ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर है लार्जेस्ट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2050। टारगेट्स है मतलब कि 2050 तक हमें क्या करना है, नेट ज़ीरो एमिशन करना है। ग्रीन वॉयज 2050 में यहाँ पे क्या करना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको सपोर्ट मिलेगा ताकि जो एमिशंस है शिप से एमिशन हो रहा है वो कम हो सके, और इसको अलाइन करना है विद 2023 IMO GHT स्ट्रैटेजी। इंडियन की अगर हम बात करें जैसे कि सागरमाला प्रोग्राम है, ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट एम्फेसिस किस पे, बेसिकली ग्रीन पोर्ट्स में। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग इन इंडिया। टर्म्स देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या है। कार्बन फार्मिंग, यूरोपियन पार्लियामेंट एंड द यूरोपियन काउंसिल ने रिसेंटली एक प्रोविजनल एग्रीमेंट्स पे आए हैं, और ये एग्रीमेंट्स किस लिए है, ताकि जो रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन लिया जाएगा एस्टेब्लिश करने के लिए पहला यूरोपियन यूनियन लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। कार्बन फार्मिंग में क्या होता है, रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं ताकि एग्रीकल्चर रिस्टोर इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उनको कॉम्बैट किया जा सके। कैसे कैसे करना है, स्टोर करना है कार्बन को, और इस ये जो हमारा एमिशंस जो हो रहा है उसको रिड्यूस करना है रीजनरेटिव फार्मिंग करके। कॉमन मेथड्स क्या क्या आ जाते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन फार्मिंग जिसमें कि सॉइल की डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करना है और जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसको इंटीग्रेट करना है, रिन्यूएबल करना है एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रासलैंड्स कंजर्वेशन का यूज़ करके। की इनिशिएटिव क्या क्या है, की इनिशिएटिव्स फैसिलिटेट जो कर रहे हैं कार्बन फार्मिंग को। ग्लोबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4/1000 इनिशिएटिव जो एनकरेज करते हैं स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने के लिए ट्रांजिशन में टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव प्रोडक्ट्स एंड हाईली रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। लॉन्च किया था इसको UNFCCC COP21 2015 पेरिस में। वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव एग्जाम्पल जैसे केन्याज एग्रीकल्चरल कार्बन प्रोजेक्ट्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ट्रेड करने के लिए ऑफ कार्बन क्रेडिट्स अमंग ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स करता है एग्रो फॉरेस्ट्री को, माइक्रो इरिगेशन को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एट्सेट्रा। और ये कौन इस मिशन को कौन लेके आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि फार्मर्स को भी एनकरेज किया जा सके कि भाई आप जो है कार्बन ट्रेडिंग का पार्ट बनी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कजान डिक्लेरेशन एडॉप्टेड बाय ब्रिक्स रिजेक्टेड CBM कॉलिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है जिसमें कि कार्बन टैक्स को इम्पोज किया जाएगा, जैसे कि इम्पोर्ट्स जो होता है सर्टेन प्रोडक्ट्स का कंट्रीज से जहाँ पे लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ है। एग्जाम्पल जैसे स्टील, कार्बन बॉर्डर टैक्स एम करता है कंपनीज को प्रिवेंट करने में, जो कि कंपनीज टू प्रिवेंट कंपनीज शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लेस रेगुलेटेड कंट्रीज। CBM इम्प्लीमेंट हुआ था 2023 में, मूव करता है ट्रांजिशनल फेज से, और ये फुल एनफोर्समेंट हो जाएगा बाय 2026। दूसरे कुछ इनिशिएटिव और लिए हैं यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट को, जो टारगेट सेट करता है यूरोप के लिए कि 50% जो है एनुअल डिप्लॉयमेंट नीड्स को अपना आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजीज़ में, और ये टारगेट हो जाना चाहिए 2023 को, बेस्ड ऑन नेशनल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्लान्स। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का जो बिल्ड करता है नए अलायंस को ऑन क्लाइमेट चेंज बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड
पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। 2015 में GCCA एक नई फेज में एंटर किया है और ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस बन चुका है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज दिस न्यू फेज। तो अगर हम बात करें कीलिंग कर्व की, ग्लोबल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 4.2 पार्ट्स पर मिलियन था मार्च 2024 में, जो कि मार्च 2023 से जिसकी वैल्यू हायर थी। तो यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि कीलिंग कर्व में लार्ज स्पाइक हुई है। कीलिंग कर्व क्या होती है, ये एक रिकॉर्ड होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी से, और ये रिकॉर्ड हो रहा है सिंस 1958 से। MLO इज व्हाट इट इज़ अ स्टेशन जो मेजर्स करता है एलिमेंट्स इन एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। इसका जो लोकेशन है वो हवाई में है, जो कि माउना लोआ की दूसरी साइड पे सिचुएटेड है, एंड इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ग्रीन प्रीमियम की बात करें, इंडियन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हार्डली रिसीव्ड बाय ग्रीनियम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फंड करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को, एक्टिविटीज़ को, जो कैटेगराइज्ड है एज ग्रीन अंडर नेशनल और इंटरनेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमीज। सो अगर हम बात करें ग्रीनियम की, तो इट रिफर्स टू प्राइसिंग बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर yields in exchange for sustainable impact United Nations Development Program. Second, additional cost है of choosing a clean technology over one that emits more greenhouse gases. टील कार्बन की बात करें तो इंडिया का जो पहला टील कार्बन स्टडी है, इट इज़ अंडरटेकन एट क्योलाडियो नेशनल पार्क। टील कार्बन क्या होता है, ये एक कार्बन होता है जो स्टोर होता है नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में, एनकम्पास करता है कार्बन सीक्वेस्टर्ड, जो कार्बन सीक्वेस्टर्ड है वेजिटेशन में, माइक्रोबियल बायोमास में, एंड ऑर्गेनिक मैटर में, पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्व होता है। सो इट बीइंग अ कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन एंड लोकेशन रादर देन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अदर तरह के अगर कार्बन को देखिए, पर्पल कलर का होता है जो कि कैप्चर कार्बन जिसको कैप्चर किया गया है थ्रू द एयर और इंडस्ट्रियल एमिशंस। ग्रीन कार्बन जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है, स्टोर होता है। ब्लैक कार्बन जो कि फॉसिल फ्यूल्स के बेसिकली बर्न करने से रिलीज होता है। फिर रेड कार्बन जो कि रिलीज होता है थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस, जो कि एल्बिडो को रिड्यूस करते हैं। ग्रे कार्बन इंडस्ट्रियल एमिशन से रिड्यूस होता है। रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे, जो कि जिस इंट्रोड्यूस्ड RCPS फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करता है 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी पाथवे को ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन, एयर पॉल्यूटेंट एमिशंस एंड लैंड यूज। वाटर क्रेडिट की बात करें तो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। इट इज सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट्स, जो इंसेंटिवाइजेस करता है वाटर कंजर्वेशन को एंड इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने को। कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट किया जाता है प्रोजेक्ट से, जिन प्रोजेक्ट्स को रिड्यूस किया गया है या फिर अवॉइड किया गया है या फिर कार्बन एमिशन से रिड्यूस किया गया है। हर एक जो क्रेडिट है रिप्रेजेंट करता है 1 लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अनदर ग्रीन हाउस गैस इक्वलेंट इन एटमॉस्फेयर। इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज अर्न कर सकते हैं ट्रेडेबल क्रेडिट्स को बाय एडॉप्टिंग वाटर सेविंग मेजर्स। ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये इनको फिर बेचा जा सकता है टू अदर्स नीडिंग टू ऑफसेट देयर वाटर यूसेज और इम्प्रूव देयर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स की बात करें, डेफिनेशन अगर देखें तो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है जो अलाव करता है प्राइवेट कंपनीज को एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने में, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन। पर्पस क्या है, यहाँ पे हमें एक नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट को सेट करना है नेचर पे या बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी के अलावा
अनलाइक ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स लिमिटेड नहीं है टू कंपनसेटिंग फॉर कंपनीज नेगेटिव एंड अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट्स ऑन नेचर। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक डेलिबरेट मॉडिफिकेशन है क्लाइमेट सिस्टम का एक ग्लेशियर के अराउंड। क्यों क्यों करना है इसको, ताकि जो ग्लेशियर का जो मेल्ट है बेसिकली आइस शेल्फ का, उसको स्लो कर सके और सी लेवल जितना राइज कर रहा है उसको रिड्यूस कर सके। कुछ प्रपोज्ड ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज है वो देख लेते हैं। ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है, सेडिमेंट बर्म्स को सेट करते हैं या फिर फाइब्रस कर्टेन्स को अलोंग द सीबेड इन द फ्रंट ऑफ आइस शेल्फ्स, ताकि जो वार्म सरकमपोलर डीप वाटर का फ्लो है उसको ब्लॉक किया जा सके। बेजल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशंस में क्या होता है, जो स्ट्रीम्स का फ्लो होता है उसको स्लो किया जाता है, और वो स्ट्रीम जो कि कैरी करती है मेल्ट वाटर को ऑफ द आइस शीट्स, जो ग्लेशियर बेड्स है उनमें होल्स को ड्रिल किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या क्या है न्यूज़ में, तो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये हमारा इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है विच इज़ इंगेज्ड इन एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा। प्रमोट करती है एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है जब यूएन कॉन्फ्रेंस होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अप्रूव करता है प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड बजट। फंडिंग अगर हम इसकी देखें तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे रिलाइज करती है। 95% जो है इसकी फंडिंग नीड्स वहीं से आती है। एनवायरनमेंट फंड इसका है यूएनईपी कोर फंड। सो होस्ट करती है सेक्रेटेरिएट्स ऑफ वेरियस कन्वेंशंस and entities, intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem services, intergovernmental panel on climate change, hosted jointly by UNEP and the World Meteorological Organization. कॉमन कार्बन मेट्रिक की बात करें, इट इज सपोर्टेड बाय यूएनईपी एंड हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स देखिए अंडर यूएनईपी का, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सीएमएस, और बेनेशर कन्वेंशन 1979 का है। बेजल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल 1989। रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade 1999। Minamata Convention on Mercury 2013। रिपोर्ट्स इंडाइसेस देखिए, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 का ट्रैक करती है गैप, जहाँ पे ग्लोबल एमिशंस हेड कर रही हैं with current country commitment and where they ought to be limit वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। की फाइंडिंग्स देखिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रोज करता है एक नई हाइट पे ऑफ 57 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया रैंक करता है थर्ड टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। चाइना पहले नंबर पे है, उसके बाद यूएस है और फिर इंडिया है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024। अडेप्टेशन गैप क्या है, डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड अडेप्टेशन एंड अ सोसाइटली सेट गोल, जो रिफ्लेक्ट करता है रिसोर्सेज लिमिटेशंस को एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज को। Adaptation gap is estimated at $187 to 359 billion per year. International public adaptation finance flows to developing countries increased हुआ है तो $27.5 billion 2022 में। Global status report for building and construction 2024 published किया गया है jointly with Global Alliance for Building and Construction founded at COP21. It is leading global platform for all built environment stakeholders committed to zero emission, efficient and resilient buildings and construction sector. की finding देखे, building and construction sector account करता है to nearly 25% of global gas greenhouse gas emissions. India attribute कर रही है 40% अपना कार्बन डाइऑक्साइड
emission to buildings. नेविगेटिंग न्यू हॉरिजन फोरसाइट रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है बहुत सारी क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट जो एक्सेलरेट करती है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज को। की फाइंडिंग देखें तो ग्लोबल पोली क्राइसिस दैट इज मल्टीपल शॉक्स होती है जैसे वॉर्स, एक्सट्रीम वेदर, पैंडेमिक्स एटसेट्रा फेस्ड टुडे आर इंटरवोवन एंड आर कंसीक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आता है स्विट्ज़रलैंड में, राइट। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस अथॉरिटेटिव वॉइस है ऑन द स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इसका जो इंटरेक्शन है ओशन के साथ एंड क्लाइमेट के साथ। जेनेसिस देखें तो 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। इसने जो उस वक्त जो इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था 1873 में जो बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, उसको रिप्लेस किया। 193 मेंबर्स है, इंडिया भी एक मेंबर है। रिपोर्ट्स एंड डाइसिस देखें तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 की फाइंडिंग्स क्या है इसमें। 2023 वार्मेस्ट ईयर रहा है रिकॉर्ड पे। ग्लोबल एवरेज नियर सरफेस टेम्परेचर एट 1.45 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल, सरफेस टेम्परेचर्स, ओशन हीट एंड एसिडिफिकेशन रीच उसने की है रिकॉर्ड हाई। WMO ओजोन एंड यूवी बुलेटिन की फाइंडिंग्स देखिए। ओजोन लेयर रिकवर हो रही है विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस डिक्रीजिंग। Full recovery to 1980 level is expected by 2066 over Antarctica, by 2024 over the Arctic and by 2040 for the rest of the world. Air quality and climate bulletin देखिए reports देती है ऑन द स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड इट्स कनेक्शन टू क्लाइमेट चेंज। की फाइंडिंग क्या रही है। ग्लोबल पर्टिकुलेट मैटर हॉटस्पॉट इंक्लूड्स करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल एरिया सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एटसेट्रा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के टॉपिक से। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए प्लीज़। थैंक यू।